सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन particular amount of solvent at constant temperature called their solubility। पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम भी हो सकता है ना, 1 किलो भी हो सकता है, इसीलिए तो पढ़ रहे थे उधर परसेंटेज बाई मास, मोललिटी पर किलो ऑफ सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सिंपल सा बात है। क्या बोले? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो सकता है पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। क्लियर? द मैक्सिमम amount of solute which dissolve in particular amount of solvent at constant temperature called as solubility। पढ़ो रे, आके पढ़ो, बाकी ऐसी वैसी चल जाएगा, थोड़ा कम बेसी है ना। आने से थोड़ा गर्मी ज्यादा ही लगता है, थोड़ा देर बैठोगे फिर नॉर्मल सब लगेगा। The maximum amount of solute which dissolve in particular amount of solvent at constant temperature, ये बिल्कुल जरूरी है, constant temperature है ना, called as solubility। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आने की, इससे ज्यादा सॉल्यूट उसमें अब डिजॉल्व नहीं हो सकता है। पार्टिकुलर अमाउंट को 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 लीटर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब दो तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है हम लोग को, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और एक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। सॉल्युबिलिटी में हम लोग को दो टॉपिक कवर करना रहता है। पहला सॉल्युबिलिटी, लेट लिखें, लिटे मान लिए हैं, तुमको समझने के लिए लिखे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरी सॉल्युबिलिटी पढ़नी है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिखिए जल्दी से, कवर अप करें।
The maximum amount of solute, the maximum amount of solute which dissolve in solvent at particular temperature, at constant temperature, है ना। मैक्सिमम जितना चीनी आप 100 ग्राम में घुला सकते हो 100 ग्राम पानी में, उसको चीनी की सॉलिबिलिटी कहते हैं। बढ़े, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अब हेडिंग बनेगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन solubility of solid in liquid depends on, पहला, nature of solute, पहला nature of solute, देखिए क्या लिखें, क्या मतलब, नेचर ऑफ सॉल्यूट में लिख दिया नीचे लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा ही डिजॉल्व कर सकता है, जैसे को तैसा ही डिजॉल्व कर सकता है, मिला सकता है आपस में। आप देखिए अपने अपने बेंच पे अगल बगल, जैसे आप हैं आपके दोस्त भी वैसे ही हैं, इसीलिए मिल गए हैं। नहीं, लाइक डिजॉल्व लाइक कहते हैं, मिल के बैठिएगा तभी जब आपका नेचर उसके नेचर से मिलता है। और नहीं तो एक बेंच आगे कोई बैठल है, हम वहां काहे बैठ गया है, वहां बैठते हम, इसके यहाँ बैठने से ना हम जा रहे उधर बैठ जाते हैं, ठीक कैसे एकदम अनलाइक हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है, कोई विचार ही नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा ही नहीं। नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर समझाने के लिए ये लाइन लिखा गया है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा ही डिजॉल्व करता है। पढ़ाने के दरमियान अब बताएंगे। देखो कंपाउंड बेसिकली 3 तरह का होता है, एक तो आयनिक, दूसरा पोलर कोवैलेंट, तीसरा कोवैलेंट, और चौथा कुछ मॉलिक्यूल ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो पहला आयनिक मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होगा, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल में कैटायंस और एनायंस होंगे, और वाटर में भी H+ और OH-। जैसे को तैसा डिजोल्व करने का मतलब है, यदि एक तरफ आयंस बना तो जिसमें आयंस बनेगा सॉल्वेंट में वो एक दूसरे को क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा, मिला लेगा, ठीक है। दूसरा पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, तो इसमें ABCD लिख देना। ए आयोनिक सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर, आयनिक सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर। देखो NaCl पानी में जब इसको डालते हैं ना तो डिजोल्यूशन का मतलब हो जाता है Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, ये वर्ड ऐसा बना तो डिजोल्व हो गया। दिस इज डिजोल्यूशन, नॉट द रिएक्शन, इट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो हुआ क्या होगा, देख रहा है सब, Na पे प्लस चार्ज, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखें जानते हो कैसे, देखना देखना, यहां पर एकदम देखना,
थोड़ा वहां भी जा सकता था, लेकिन वो समझ कम आता, और यहाँ पर तुमको दिख जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा कि आखिर क्या हो रहा होगा। क्या बनाए ये? ऑक्सीजन पे स्लाइटली स्लाइटली निगेटिव, स्लाइटली निगेटिव, स्लाइटली। अब देखो ये स्लाइटली नेगेटिव और सोडियम की स्लाइटली पॉजिटिव, सब में इंटरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? फोर्स लगने लगा कि नहीं लगा? तो यही फोर्स आपस में लगने जो लगा, इसी के वजह से सोडियम आयन पानी में मिल गया, है ना। कभी कभी कोई मुद्दा होता है ना, एगो बुतरू आएगा बैठेगा, उसको चारों तरफ से चार गो मिलकर घेर के बैठ गया, सब मिल के एकदम वही मिल गया, है ना। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ Na प्लस एक्वस। Na प्लस एक्वस लिखेंगे कैसे? तो बोलेंगे ऐसे, ठीक है। Cl माइनस एक्वस कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर लिखना, ऑक्सीजन इधर लिख देना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर लिखना, ऑक्सीजन यहां लिख देना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर लिख देंगे ऑक्सीजन। जितना हाइड्रोजन है इस पे क्या चार्ज पड़ेगा? स्लाइटली पॉजिटिव। वाटर में H पे स्लाइटली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव। कैसा चार्ज दे रहे हैं समझ रहे हैं ना, ऐसे लिख रहे हैं। अब ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, जितने हाइड्रोजन है सबके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा कि ना बनेगा बताओ? ये है Cl माइनस एक्वस लिखने का मतलब, है ना। तो पानी में जब नमक घुलते हैं ना, तो नमक के आयंस NaCl इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। दे विल इंटरेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, आने की एक दूसरे में मिल गया, तो आयनिक सॉल्यूट डिजॉल्व इन। क्लियर है? यहां पे दो कंसेप्ट और लगता है कि NaCl जो नमक है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, सॉलिड है, तो उसके क्रिस्टल को यानी क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने में एनर्जी लगेगा, तो NaCl को तोड़ने में एनर्जी लगेगा, उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और अब जानते हैं शायद, ठीक है, सॉलिड को तोड़ने में, क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं? अब ये Na प्लस का नाम है हाइड्रेटेड सोडियम आयन, और क्लोराइड का नाम है हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन। तो यहां पर वाटर के साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, तो वाटर के साथ जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो यहां पे एनर्जी रिलीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने जाता है तो एनर्जी क्या होता है? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर एनर्जी रिलीज होता है ना। क्यों? क्योंकि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू फोर्स लगाना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक गया, यानी डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, फोर्स भी लगा, तो वर्कडन हुआ ना दोनों के बीच। तो इस वर्कडन के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और यहां पर जो रिलीज अमाउंट होता है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, और जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। दो तरह का एनर्जी इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ सोडियम आयन, और ये है हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लोराइड आयन। बन जाएगा फोटो, है ना। वाई आयनिक सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर, राइट शॉर्ट नोट्स, यही लिखना है ना। वाई आयनिक सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर, the ionic solid create ions, cations or anions. Cations are surrounded by oxygen head of water, while anions are surrounded by hydrogen head of water. Since they will interact, they will dissolve, है ना। they will interact, they will dissolve, एक दूसरे में घुल मिल गया है ना। घुले मिलेगा तभी जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा।
फोटो बनाइए। खाली आयनिक सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर लिखते ना तो बोर्ड वाली बात होती है, और ये पूरी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के साथ हुई है बात। और आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान तो देते ही हो ना। कौन पानी में डिजॉल्व होगा ये बताने के लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना होगा कि आयंस में टूट जा रहा है, पानी उसको घेर ले रहा है। यदि उसको वाटर घेर पा रहा है तो वो पानी में डिजॉल्व होगा। हो गया? नहीं हुआ? बीच में Cl माइनस लिखा हुआ है, H लिखो, H लिखो, वाटर लिख दो, स्लाइटली प्लस लिख दो, इसके बीच में फोर्स बना दो। कौन सा एनर्जी रिलीज हुआ यहां पे? हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड, RELEACD रिलीज्ड। और लैटिस एनर्जी क्या हुआ यहां पे? प्लस लिख दिए, प्लस का मतलब रिक्वायर्ड। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है? कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? तो आयनिक सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू आयनिक फोर्स, या भाई साहब कूलम्ब बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या फॉर्मूला है कूलम्ब साहब के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। हाँ, स्क्वायर के Q1 Q2 बाई के बराबर 9 गुना 10⁻⁹ उसी से निकल जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपसलन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12
परमिटिविटी का। हमको भी पता है, इसलिए हम मुस्कुराएंगे नहीं, पता है तब। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर पूछ रहा था वो, तो हम बताए नहीं। बढ़ जाए। आयनिक सॉलिड डिजॉल्विंग। अरे बोलो ना रे, पानी बोल दो, वाटर नहीं बोलोगे तो। आयनिक सॉलिड जितना भी होगा डिजॉल्विंग। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच आयनिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। बोले कैसे लगता है? बोले ऐसे लगता है ना। बोले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन द डिजोल्यूशन? बोलेंगे वन इज लैटिस एनर्जी, अदर इज हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज। लैटिस एनर्जी में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो Na प्लस और Cl माइनस के साथ है उसको तोड़ना है, दैट इज वाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और हाइड्रेशन में सोडियम और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है। तो जैसे ही नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा एनर्जी रिलीज होगा। ये सिर्फ यहां पे नहीं होता है, आप देखिएगा अभी लगन का टाइम है, शादी ब्याह हो रहा है जम के, नहीं हो रहा है? और कितना लोग पार्टिसिपेट करने भी गए हैं। अब इस प्रोसेस में हर तरीके से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। आप देखिएगा शादी विवाह में जिनके यहाँ बिया है, दोनों ही साइड से एनर्जी रिलीज होगा पैसा के फॉर्म में। हर आदमी को नया कपड़ा, नया जूता चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, है ना। दूल्हा दुल्हन को सब चीज चाहिए ही। साथ में कितना बार मामा जी फूफा जी बाराती जाने से रूठ जाते हैं कि ना हम सफारी आएगा तबे जाएंगे, बिना सफारी के हम कैसे जा सकते हैं। अब उनको वो भी मिल गया, उधर एनर्जी रिलीज हुआ। अब फूफा जी मामा जी अपना एनर्जी रिलीज करेंगे वहां पे जाके तो नागिन डांस होगा। हर तरह से एनर्जी रिलीज होता है, सिर्फ इंट्रैक्शन होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एनर्जी रिलीज ही होगा। थोड़ा इंट्रैक्शन लगेगा, थोड़ा एनर्जी रिलीज होगा, जम के इंट्रैक्शन होगा, जम के एनर्जी रिलीज होगा, है ना। ये यहां भी आप लोग करने लगते हैं। दो चार को मिले हुए लोग यदि बैठ जाएंगे अगल बगल में तो बोल बोल के तंग कर देंगे हमको, एनर्जी रिलीज करते रहे होते हैं। मिले हैं ना, मिले हैं तो बोलेंगे, बोलने वाले एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है? अब कोई मामला, कोई मसला नहीं होगा यहां से। ए पी, हाँ बी। बी में क्या कहते हैं कि पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल या सबस्टांस, पोलर कोवैलेंट सबस्टांस soluble in water, soluble in water, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल सबस्टांस soluble in वाटर। देखो क्यों पोलर कोवैलेंट, हमने आपको मॉलिक्यूल को तीन भाग में बांटा है, आयनिक, पोलर कोवैलेंट और कोवैलेंट। जितना भी केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल होते हैं यही तीन तरह के होते हैं। पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है HCl, सुनेगा जी, HCl में क्लोरीन बेईमान है, सीधा कहते हैं, नाम लेके कहते हैं बेईमान है। कौन? क्लोरीन। क्या चार्ज पड़ेगा? हाइड्रोजन पे क्या चार्ज पड़ेगा? अब वाटर मॉलिक्यूल को ले आइए, कौन बेईमान है यहां पे? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे अभी आप, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग कहते हैं डाइपोल। ये HCl है, एक पोल है, एक दूसरा पोल है, और ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ से सेपरेटेड है, तो ये एक डाइपोल है। और वाटर मॉलिक्यूल में भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, दिस आल्सो बिहेव लाइक ए डाइपोल।
ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज देंगे, हाइड्रोजन पे स्लाइटली प्लस चार्ज देगा। अब देखिए तो ये डाइपोल और ये डाइपोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा जी? दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। क्या कहते हैं इसको? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब बताइए, जवाब है प्रॉपर कि पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू आयनिक मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, ये सब बोर्ड का रीजनिंग क्वेश्चन एक एक दो नंबर वाला में रहता है। आगे वाई सी एल सॉल्युबल इन वाटर, पोलर कोवेलेंट, इसलिए डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जितने भी मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको पोलर वाले, जैसे अमोनिया के बारे में पूछा जाए, अमोनिया पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। HF के बारे में पूछा जाए, HBr के बारे में पूछा जाए, जहां जहां पे ये डाइपोल डाइपोल लगेगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाए, गैस वाले में बता देंगे। तीसरा सी, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यदि होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे जैसे बेंजीन, पेट्रोल, पेट्रोल पानी में डिजोल्व होगा क्या? पूरा जान रहे हैं आप। केरोसिन पानी में डिजोल्व होगा क्या? लेकिन केरोसिन पेट्रोल में डिजोल्व हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा। पेट्रोल डीजल में डिजोल्व हो जाएगा। नहीं कहते हैं पेट्रोल पंप वाले को कि ये डुप्लीकेट पेट्रोल देता है, उसमें थोड़ा केरोसिन मिला देता है, डीजल में थोड़ा केरोसिन मिला देता है, तो डिजोल्व होता है तो ना मिल जाता है पानी में, लेकिन डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है ना वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल इन कोवेलेंट सॉल्वेंट। इसी बात को लिखा जाएगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर soluble in organic solvent like petrol, kerosene, benzene, CCl4, नेप्थलीन। नेप्था बोल देखिए जी, है ना, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है ना, दैट इज, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिखो जल्दी से, है ना, कहा पहले से भी पढ़े थे नहीं? कब पढ़े थे? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे हम लोग, बॉन्डिंग में पढ़े थे। कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, मिलने का कारण यही होता है, एक दूसरे में मिल रहे हैं, मतलब कोई ना कोई जो है गुण मिल रहा है, वो अवगुण भी हो सकता है। तुम लोगों के केस में अवगुण ही ज्यादा होता है कि यदि कोई दो अवगुण मिला रहा है तो वो मिलेगा, भयानक रूप से मिलेगा, एकदम कोने में जाके मिलेगा। देखिए
यहां पे नहीं कुछ मिला पानी से, पेट्रोल C6H14 और पानी यहाँ H2O, ये पानी उसको देख रहा है, ये पेट्रोल है ये पानी है, बोले कुछ तो मिल ही नहीं रहा यार, दोनों में मिले कैसे, न प्लस चार्ज न माइनस चार्ज न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर एक दूसरे को देख करके भी यदि साथ कर भी दें तो मिलेगा नहीं, तू अलग बैठ तू अलग बैठ, है ना। एकदम वैसे ही जैसे कभी कोई बच्चा कहता है, पढ़ता होगा हम ना जानते उसको, होगा कोई, मतलब क्या वो मिलता तो डेली है, एक क्लास में बंद डेली होता है, लेकिन बातचीत नहीं होता, कोई वजह ही नहीं है जिससे कि उस दोनों के बीच में बातचीत हो, ये दोनों के बीच ऐसा ही रिश्ता है यहाँ पे, तो कहते हैं नहीं मिला, इनसॉल्युबल है ना। बेंजीन जो है पानी में या पेट्रोल पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि दे विल नॉट इंटरैक्ट एट ऑल, किसी भी स्तर पे किसी भी तरह से वो दोनों इंटरैक्ट नहीं किया है। लेकिन यही बेंजीन को बेंजीन जैसे में मिला देंगे तो उसमें भी कार्बन दिखेगा हाइड्रोजन दिखेगा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घुल मिल जाएगा। अरे दोनों के बीच क्या है बोले कुछ नहीं, लेकिन मिले रहते हैं, ये भी मिल रहे। डी एकदम रुके हैं सर, सब उपाय। डी कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होता है, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे दारू यानी इथाइल अल्कोहल की बात करता है, पानी में सॉल्युबल है। एसिटिक एसिड पानी में सॉल्युबल है, तो है ऑर्गेनिक लेकिन वाटर में सॉल्युबल है। इसके भी कुछ कारण, सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding, some organic molecules are soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding with water। अब ये क्या कहना चाहता है वो देखिएगा, ठीक है। अब जैसे अभी बच्चा बताया ना, जैसे इथाइल अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, पहला नाम इसी का आता है C2H5OH, ठीक है। अब देखिए इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के साथ जितना लोन पेयर रहता है ना, उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप दे सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, पानी के साथ लगेगा जी। ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइटली, अरे पूरा पॉजिटिव होता यदि पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता, थोड़ा किया है, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, ये दोनों के बीच डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिटिक एसिड CH3COH, दो देखो लोन पेयर होता है, HOH HOH OHH। यही समस्या है, ये सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, ये नहीं समझे।
नहीं समझा, अभी पूरा बात बताए नहीं है, समाज वाला बात बताएंगे तब ना। अब देखिए ये अल्कोहल था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थी, नेचर होना चाहिए था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता, लेकिन ये वाटर के साथ एक नया स्यूडो फोर्स लगा रहा है, झूठा फोर्स लगा रहा है ना, और वो उसमें घुल जा रहा है। स्यूडो फोर्स कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्यूडो बॉन्डिंग है ना। ये वैसे ही जैसे आप इंडिपेंडेंटली पटना में आए थे सिर्फ पढ़ने के लिए और कोई काम नहीं था, लेकिन सिर्फ इसी काम को नहीं करके बाकी सब काम कर देते। ले कहाँ गए थे भैया, झूठे इसी कहीं घूमने चल गए थे, सब काम दिन भर में झूठे हो रहा है, यही झूठ मूठ वाला काम है ना। लेकिन इसे क्या हो गया कि ये मॉलिक्यूल घुल गया, उसी में मिल गया। पापा सबसे ज्यादा इसी बात से न डरते हैं, सर ठीक है आप तो पढ़ा दीजिएगा लेकिन संगतिया खराब बुरा क्या करे। बोले संगतिया खराब तो गाँवों में था, तो हम सोचे ना कि गांव मेरा बच जाएगा, यहां से चला जाएगा, तो इसीलिए इसको पटना भेज दिए थे। तो पटना में कौन संगति न मिलता है, ये वही वाला संगतिया है ना। हाँ पटना में तो वो भी मिल जाता है। क्या लिख दें इसको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर वही बचवा कहने लगता है यहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है। अरे तो पढ़ने का माहौल तू ही ना बनाता, तेरे आसपास ही ना माहौल बनता। माहौल कहाँ पे बनाना था, तुम जहाँ रहते थे अगल बगल में वैसे ही बच्चे को आने देते जाने देते, उसी के पास जाते जो खाली पढ़ता था। तो सब वैसन के मिल गए। अब आपको यहां पर दिखेगा हमने 4 पॉइंट लिखा है। आयनिक मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल है, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो भी वाटर में सॉल्युबल है। तो मात्र एक मॉलिक्यूल जो प्योर नॉन पोलर कोवेलेंट है वही वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो कहेंगे मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लाइक आयनिक मॉलिक्यूल्स, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, some organic molecule also which able to form intermolecular hydrogen bonding। तो 70-80% मॉलिक्यूल ना वाटर में सॉल्युबल हुआ जब 4 टाइप में बांट दिए थे सब। इसलिए वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, यदि कहीं पर सॉल्वेंट नहीं लिखा हुआ है तो क्या समझना है, वाटर ही होगा, अपने से समझ जाना। समझा जी बच्चा, खाली नेचर में इतना बात की। अब इधर लिख दे नीचे। अब देखिए आपको ये सब सवाल का सामना करना पड़ सकता है कि वाई वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कारण हमने पहले लिखा है, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
क्लियर? बढ़ जाए, बढ़ जाए। दूसरा फैक्टर, ये पहला ही था ना जी, लिखा, लिख दिया। फोटो बनता है ना जैसे लिखते हैं वैसे। नेचर ऑफ सॉल्यूट डिस्कस कर रहे थे, लाइक डिजोल्व लाइक कह रहे थे, जैसे को तैसा डिजोल्व करता है। कहने का मतलब है यदि कोई चार्ज है तो उसको चार्ज वाला पार्टिकल ही डिजोल्व कर सकता है, मिला सकता है। पोलर कोवेलेंट डाइपोल हो गया तो पानी डाइपोल जैसा बिहेव भी कर जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट था, ए बी सी डी। नाउ दूसरा, टेम्परेचर। अब देखो, इफ द phenomenon of dissolution is endothermic, phenomenon of dissolution is एंडोथर्मिक। अरे समझ रहे हैं क्या? डिसोल्यूशन का फिनोमेनन इंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी देना पड़ रहा है आपको। डिजॉल्व होने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है। जानते हो कब देना पड़ेगा? जब लैटिस एनर्जी, समझ रहे हो जी बच्चा, हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। लैटिस एनर्जी अभी देखा था ना, सॉलिड को तोड़ने वाली एनर्जी, सॉलिड को तोड़ने वाली एनर्जी ज्यादा है और रिलीज कम हुआ, और रिलीज कम हुआ तो फेनोमेनन ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो जनरल केस होता है। ठीक है, चीनी पानी में घोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और चीनी घुलता जाएगा। दूसरा, इसमें भी 3 केस है। बी, इफ द फेनोमेनन ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, घुलने वाला फेनोमेनन एक्सोथर्मिक। देखा है कोई सॉल्यूट जिसको घुला है तो गर्मी निकले, उससे एनर्जी निकले? चूना को पानी में डाल दिए, एनर्जी ना निकलता है, वो गलियाने भी लगता है। चूना वाला पत्थर को पानी में डालिएगा, बुदबुदाने लगेगा एकदम से, आवाज भी आता है, खोलता तो है ही ये। जिस भेसल में रखे वो गर्म भी हो जाता है, गर्म हो जाता है मतलब हीट एनर्जी, बुदबुदाने लगता है मतलब गलियाने लगता है, साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, एक्सोथर्मिक। ऐसे केसेस में सॉल्युबिलिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, यहाँ लैटिस एनर्जी, चूना वाला जो लैटिस है यानी सॉलिड है, देखता होगा इसे मार दिया तो फूट जाता है, वो कमजोर है, लैटिस एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। यहां पर लिख रहे हैं कि कब होगा इंडोथर्मिक, है ना? ये सब इंफॉर्मेशन है। लैटिस एनर्जी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी।
नहीं, शर्माने का नया नया तरीका है। ऐसा कुछ करें कि सर शर्मा के चुपे हो जाए। चाह रहे हैं ग्राफ बनाना। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाएं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इधर सॉल्युबिलिटी रहेगा, इधर सॉल्युबिलिटी रहेगा, और इधर टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बीच ग्राफ। ये भी सही है और ये भी सही है। ये कब सही है? जब सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक। ये कब सही है? ये दिमाग में रखना है। ये कॉम्पिटिटिव मोड हो जाएगा, है ना। वैसे आपके एनसीईआरटी किताब में सिर्फ यही डिस्कस है, थोड़ा ज्यादा ही। आपसे यदि कोई पूछे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप कर दीजिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यदि रुक के खड़ा भी है, कितना जानता है ऐसा यदि चाह रहा है, ये रुकिए, आपको हम बताते हैं कि सॉल्युबिलिटी यदि इंडोथर्मिक है ना, डिसोल्यूशन यदि इंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नमक में, चीनी में आप देखिए, और यदि डिसोल्यूशन का फिनोमेनन एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चूना में देखिए। और कहिए, और यदि समय है तो मेरे साथ बने रहिए, ये एक और बात बताते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बाबू जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। मतलब दोनों का मिक्सचर हो गया, पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। ए बी सी। molecules having water of crystallization its solubility first increases with increase of temperature at certain point and then decreases with increasing temperature. Molecules having water of crystallization, नाम तो सुने होंगे। Its solubility first increases with increase of temperature at certain point, certain temperature, then decreases with increasing temperature. लिखे? कहने वाली बात यह है, कहने वाली बात यह है
कि ये वाला मॉलिक्यूल का ग्राफ सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच खींचा जाए तो कैसा आना है। पहले इंक्रीज कर रहा है, किसी एक पॉइंट तक इंक्रीज करता रहा और फिर डिक्रीज करते रहा। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर सुनोगे जी। एग्जाम्पल Na2CO3 10H2O किसका फॉर्मूला है जी? सब भूल गए ना? वाशिंग सोडा है ना। ApSO4 7H2O किसका फॉर्मूला है? ग्रीन विट्रियल। ZnSO4 7H2O व्हाइट विट्रियल। बिहार बोर्ड वाले लोग इस सब कुछ जानकारी रखिएगा जी। बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला भी आता है भाई। ब्लू विट्रियल हमको तो यहाँ पे ये बताना नहीं है, हम तो जबरदस्ती लिखते हैं। और CaSO4 हाफ H2O बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं इसको। और एक वो होता था जी CaSO4 2H2O जिप्सम। और एक होता था MgSO4 7H2O इप्सम। अब हम लोग जानने वाले हैं कि इसका आखिर ऐसा क्या बात है जिसमें सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। क्यों सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ती है और फिर बाद में घटती है? ऐसा क्या हो जाता होगा? लिखिए जल्दी से। सॉल्युबिलिटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, घटता है बढ़ाने से, और फिर घटता बढ़ता दोनों है। पूजा वगैरह में मोटा मोटा कपड़ा सब धुलाता है इससे, जो बहुत ज्यादा गंदा होता है। सोडा को सोडा नहीं, सरफ में भी मिला रहता है। ऐसे तो खाली खाली सोडा ही भी
होता है जिससे कपड़ा साफ होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि सुसुम पानी में सोडा डालना होता है और कपड़ा भी डालना है। सुसुम पानी में, सुने होंगे, गुनगुना पानी में, पानी बॉयल होता है 100 डिग्री पे। गुनगुना पानी का मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी गर्म करेंगे, सोडा डालेंगे, कपड़ा साफ होगा। 100 डिग्री पे गर्म करेंगे, सोडा डाल के कपड़ा साफ करेंगे, क्या होगा? आए पानी मतलब कपड़ा 100 डिग्री पे गल जाएगा। देखो ये छोटा बात है, तुम लोग बात नहीं पकड़े अभी तक। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, ठीक है। जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे थे, हीट कर रहे थे गुनगुना, एट लो टेम्परेचर। हीट एट लो टेम्परेचर मतलब 25-30 डिग्री पर तो पानी ऑलरेडी है ही है, 40 डिग्री पे तो रहता ही। तो Na2CO3 10H2O पानी में डिजॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी में डिजॉल्व हो रहा है। अरे देख रहे हैं, आवाज आ रहा है यार, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक तो समझा रहा है कि कैसे इसका सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। क्या लिखेंगे यहां पे? एक्वस। कहां पे? पानी में। वॉशिंग सोडा को पानी में डाल के गर्म कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे, तो वॉशिंग सोडा घुल रहा है, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या कर दिया? स्ट्रॉन्ग हीट। आप लोग डिग्री पे नहीं जाना है, स्ट्रॉन्ग हीट पे जाना है। तो Na2CO3 10H2O में 10 मॉलिक्यूल जो वाटर आप देख रहे हैं वही टूट जाएगा और वो अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा एनहाइड्रस, सूख जाएगा। क्या सूख जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल में खुद का पानी था ना, वो पानी क्या हो गया? अलग हो गया। पानी के अलग होने से ये मॉलिक्यूल ही ड्राई हो गया, सूख गया। सूख जाने से वो पानी में घुला ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? पानी में घुला ही नहीं, वो डिजॉल्व भी नहीं हुआ। कपड़ा साफ होगा क्या? अरे पानी में घुलेगा साबुन सरफ सोडा तब ना कपड़ा साफ होगा। ये तो घुला ही नहीं ना, ये तो दाने 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 दानेदार जला हुआ, जिसको सोडा ऐश कहते हो तुम लोग, सोडा ऐश, सोडा का राख, जला हुआ सोडा बच गया और यही कपड़े पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जितने मॉलिक्यूल हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले, उसको कम टेम्परेचर पे गर्म करने से पानी में घुलता है, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाते हैं तो ये मॉलिक्यूल का खुद का वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है और मॉलिक्यूल ये सब अपने एनहाइड्रस हो जाता है, मतलब सूख जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है। तो डिजॉल्व कैसे होगा? क्लियर है? इसीलिए इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है, उधर वाला लिख दीजिएगा एग्जांपल करके। जनरल कंसेप्ट है, घर में ये बाद में आपको झेलना पड़ेगा। क्या जानते हो? सासू माँ होती है एक, हाँ,
वो एक्चुअली में कपड़ा धोएंगी तो उनको पता रहता है कि कितना पानी में कितना सोडा डाला जाए और कितना गर्म किया जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा। धीरे धीरे ये काम बहू को करना पड़ता है। वो सोचती हैं कि सासू माँ तो इतना गर्म करती थी तो कपड़ा इतना बढ़िया साफ होता था, हम और थोड़ा साफ कर देते। तो और साफ करने के लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा और सोडा डाल देंगे, थोड़ा और गर्म कर देंगे। जैसे ही थोड़ा और गर्म कर देंगे, सोडा जो डाले थे वो सूख जाएगा, और सोडा जो सूख जाएगा वो कपड़े पे चिपक जाएगा गंदगी की तरह। तब बताइए कपड़ा ज्यादा साफ होगा कि कम साफ होगा? उसके बाद घर में लड़ाई होगा कि नहीं होगा? अब देखिए कैसे लड़ाई हो। बहू कहेगी पता नहीं कोनो भूत ऊत लगा दी है सासू, भूत लगा दी है, मतलब कि वो जब साफ करती तब हो जाता है, हम इतना बढ़िया से सोडा भी देते हैं, इतना ज्यादा गर्मों करते हैं तो साफ का ही नहीं हो रहा है, भूत लगा दी। अब सास बहू में झगड़ा तो हुआ हुआ है पहले से, अब आप जाइएगा घर पे, पहले से ठना हुआ मामला है। बोली नहीं, पानी भी गर्म किए थे, सोडा भी डाले थे, कुछ न कुछ जो है सब भूत वाला का चक्कर है, हम जब जब साफ करते हैं होता नहीं है। तब अब आप क्या कीजिएगा, बाबा को बुलाइएगा कि वो भूत भगाइए। अब ये साधु बाबा पहुंच जाएंगे। और देखिए बात कहां से कहां तक चल गई। इसलिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए यदि ये पढ़े ना तो आप शाम में ये कहते कि जितना गर्म किए थे ना पानी, उससे थोड़ा और गर्म कम करना, ताकि वो जो उजला उजला सोडा कपड़ा पे बैठा हुआ है वो घुल जाता तो जरूर कपड़ा बढ़िया से साफ हो जाता। समझ में आई बात? ये आपको अभी भी काम देगा, है ना। घर में संडे को कपड़ा धोता है ना तुम, ज्यादा गर्म नहीं करना है। क्लियर है? ऐसे जितने भी सारे मॉलिक्यूल है इसको ज्यादा गर्म नहीं करना है डिजोल्यूशन के लिए, ठीक है। चलिए अभी ये भी हो गया। अरे टाइम टाइम वाला से भी लोटा पार्टी कहते हैं हम टाइम वाले को। और लोटा पार्टी कौन होता है? लोटा पार्टी गांव में रहता है ना। अब उस 4:30 बजे भोरे पहले का कॉन्सेप्ट था, लोटा भी लिए हुए और ललटेन भी लिए हुए। और चलिए अब दूसरे का सूतल है लेकिन आपको जाना है जाइए। तो कुछ लोटा पार्टी लोग सब मिल के चला करते थे। तीसरा प्रेशर। हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रेशर, प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यही बात लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, solubility of solid in liquid does not depends on pressure, as pressure can't alter the state of solid. Solubility of solid in liquid does not depends on does not depends on प्रेशर। यही तो लिखा हुआ है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ठीक है। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। सॉलिड सॉल्यूट फाइनली लिख देंगे, बात खत्म हो गई। प्लस सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, बताओ तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा जी? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहले से पढ़ा है।
कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन की सॉलिड सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, फेनोमेनन को डिसोल्यूशन कहेंगे और रिवर्स प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे और कहीं कहीं पर प्रेसिपिटेशन भी कहेंगे, है ना। क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे और प्रेसिपिटेशन कहेंगे, और अचीव होता है ये इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। शायद पहले भी लिखे हैं, अभी भी लिखे। सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट जब मिलाएंगे तो किसी खास टेम्परेचर पे क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिख दीजिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड खत्म होता है। शुरुआत के आधा घंटा आज हम आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ाना सिखाएं, किताब पढ़िएगा, है ना। कोई भी एक आध काम से अपने आप को जोड़िए, कनेक्ट होइए वहां से। जब सोते हैं उस समय सोचिए कि दिन भर आज क्या पढ़े, बिना कॉपी किताब के पहले सोचिए, है। ऐसे लेटे 10 मिनट 20 मिनट सोचिए बिना मोबाइल देखे, ऐसे तो लेटते हैं सीधा मोबाइल रहता है, रील्स। देखिए, तो ऐसा नहीं कुछ करके सोचना है कि आज क्या किए। 10-20 मिनट सोचिएगा ना, तो वो यदि अच्छा सोच रहे हैं तो आप कॉपी किताब तक पहुंच जाइएगा। आप मतलब कि कॉपी किताब लेकर के देखना शुरू करिए, जब देख लेते हैं क्या पढ़े। तो पहले सोचना जरूरी है, तब कॉपी किताब। अब एनसीईआरटी किताब है, सूत लें अपना, देख लिए उपन्यास नहीं पढ़ लिए, अच्छा हाँ ये तो सर बता रहे थे कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आता है, लिख लो उसमें, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा इक्विलिब्रियम में। नीचे लिख लेना, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लिखें, ब्रियम बी के बाद अपने समझ जाना। अभी है अपने पास समय, बढ़े। सॉल्युबिलिटी ऑफ liquid in gas, solubility of solid in liquid था ना वो, solubility of gas in liquid, depends on पहला नेचर, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, solubility of gas in liquid depends on nature of gas। वही वाला बतवा, कोई गैस पोलर कोवैलेंट होगा तो वाटर में सॉल्युबल होगा, कोई गैस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वाटर में सॉल्युबल होगा। तो नेचर ऑफ गैस में आपको हम बता दें
अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन वही पुराना वाला है। अमोनिया इज मैक्सिमम सॉल्युबल गैस, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन हाइड्रोजन, है ना, देन हाइड्रोजन, और सबसे कम हीलियम। सीक्वेंसी बता दिए। देखो, अमोनिया मैक्सिमम सॉल्युबल होगा वाटर में, क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। मैक्सिमम सॉल्युबल, वाई अमोनिया इज मैक्सिमम सॉल्युबल इन लिक्विड? कारण होगा कि अमोनिया एबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए 5-7 को रीजनिंग क्वेश्चन बताए आज, जो 2-2 नंबर में बोर्ड में आता है। उस समय 2 नंबर सर करते रहता है बस। आज 3-4 पहले बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। वाई कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर? आप देखेंगे ड्यू टू डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो NH3 में, NH3 able to form intermolecular hydrogen bonding with water, so soluble in water। अच्छा लगा ना ये? और पढ़ाने दो, और पैसा आएगा। हाँ, जल्दी बनाइएगा। देखिए, अमोनिया दिखाई दे रहा है आपको, NH3, और उधर में दिखाई दे रहा होगा H2O। तो H इधर में पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन वाटर का नेगेटिव चार्ज है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्यों सॉल्युबल है? डाइपोल डाइपोल, देखो कितना तुम्हारा मेमोरी अच्छा है। अब तुम ध्यान इसके बजाय कहीं कहीं और रखिएगा, तब यही यही करना। कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू
डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ वाटर। ये सब बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, वो उसमें क्वेश्चंस है ना। और आपको पूछेगा भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में ऐसा क्या है जो एक दूसरे में मिल गया, है ना। ये आप लोग भी कहते हैं फलना फलना के बीच क्या है, क्या चल रहा है, जो देखते हैं आजकल एकदम मिलल गल हिलल रहता है। तो बता ना कुछ कारण बताते हैं ना, फलाना चीज की वजह से, फलाना चीज की वजह से। वही पूछना है कि CO2 आर सोल्यूबल इन वाटर, एकदम घुल मिल गया। क्यों घुल मिल गया? तो देखिए आप कह दीजिएगा मिल ही सकता था। CO2 माइनस प्लस, ये इधर चला गया और ये इधर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके माइनस। बोलिए एक डाइपोल हो गया कि नहीं हो गया? और ये भी एक डाइपोल हो गया कि नहीं हो गया? अब ऑक्सीजन यहाँ पर रखिए, हाइड्रोजन यहाँ रखिए और हाइड्रोजन इधर रखिए। अब बताइए कितना अच्छा अच्छा डाइपोल दिखाई दे रहा है। माइनस प्लस, इसके बीच, इसके बीच कौन सा फोर्स लग गया? डाइपोल डाइपोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर इज ड्यू टू डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखिए, नहीं लिख रही है कहाँ? छोड़ दिया लगता है। वहां से देखेंगे तब भी लिखता है बचवा सब, ये सब देखने भी चल आते हैं। हाँ, जब तक मतलब मानता है तब तक। तो CO2 वाटर में सॉल्युबल है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक, कल लगाते मिस्त्री। अभी निकाल रहे कॉपी। तो हाइड्रोजन हीलियम भी वाटर में अवेलेबल है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाकी में ये सब में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रहा है। ठीक है, ये सब वाटर में सॉल्युबल का कारण क्या है? वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना जी साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा उतना ज्यादा वैंडरवाल फोर्स। तो मीथेन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसके बाद उसका साइज बड़ा है। हीलियम तो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, तो सबसे छोटा है, इसलिए हीलियम लिस्ट सॉल्युबल गैस है। एक बात का तो जवाब है ही आपके पास। अब यदि पूछे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल गैस, अमोनिया टिक लगाइएगा। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सॉल्युबल गैस, तो हीलियम टिक लगाइएगा। और अरेंजमेंट कौन सही है, तो आपको देखना है कि जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा होगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। एग्जांपल इसके अलावा कुछ भी दे सकता है। जिसमें डाइपोल डाइपोल लग रहा होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले से कम सॉल्युबिलिटी होगी। नाउ दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर
गैसियस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिक्विड है ना जी, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। सुनो एक मिनट ध्यान से, इसमें टेम्परेचर मतलब कि एंडोथर्मिक होगा ये कि एक्सोथर्मिक होगा? गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, ये पूछ रहे हैं। देखो कैसे पता करेंगे इस बात। सॉल्यूट गैस है तो गैस मॉलिक्यूल में हमेशा रैंडम मोशन होता है, गैस मॉलिक्यूल रुका हुआ नहीं रहता है, यानी कि दे विल हैव काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यदि उसको वाटर में आप डिजोल्व कर देते हैं, दियर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, नहीं घुल मिल गया, पानी में घुल मिल गया, तो अब घूमेगा कहाँ? जब घुल गया तो घूमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अरे घूमेगा तो पानी में घूमते रहेगा, उतना ही दूर में घूमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा एंड दे अपीयर एज हीट एनर्जी, दे अपीयर एट हीट एनर्जी। सो dissolution of gaseous solute in liquid solvent is always a exothermic phenomenon। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। क्या जान लीजिएगा? एकदम अस्थिर से बोलते हैं। गैस को लिक्विड में डिजोल्व यदि आप कीजिएगा तो हमेशा हीट एनर्जी रिलीज करेगा। कारण बताए, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल हमेशा घूमते रहता है। सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देने का मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और वो घटी हुई काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण भगवान कहे हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। है ना? क्या लेके आए हो? कौन कहे? वही भगवान कहे ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किस चीज में डिसअपियर हो जाएगा? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है यहां पे? डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब इसके भी कारण पूछे भाई एक्सोथर्मिक, तो कहेंगे गैसियस मॉलिक्यूल पोजेज काइनेटिक एनर्जी, दीज काइनेटिक एनर्जी अपीयर एज हीट एनर्जी व्हेन दे डिसॉल्व। ठीक है, बस इतना सा बात है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर आप इसको देंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल वहां से भागेगा, डिजॉल्व। ठंडा का तो एग्जांपल ले ही सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व है, हम सब कोको कोला जो भी पी रहे हैं, जैसे ही उसका ढक्कन ओपन करते हैं उससे क्या भाग जाता है? गैस। क्योंकि जब फ्रिज में था तो लो टेम्परेचर पे था, जब वो ओपन हुआ है तो हाई टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ओपन हुआ होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो डिजॉल्व गैस था ठंडे के अंदर वो हाई टेम्परेचर पे वहां से निकल के भाग गया, दैट इज सॉल्युबल कम हो गया। हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम हो गई। यहां लिख देंगे, पहले तो यही बात पढ़ने के लिए था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नहीं गैस इन लिक्विड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहां पर दो बात लिख देते हैं।
dissolution of gas in liquid is always release energy, always release energy, that is exothermic in nature, as the gaseous molecule has gaseous molecule are always in random motion. They possess kinetic energy upon dissolution. The decrease of kinetic energy appear as heat energy. Solubility of gas in liquid is only inversely proportional to temperature. और कोई रिश्ते नहीं है. As the gaseous molecules are always in random motion, they possess kinetic energy. Upon dissolution, the decrease of kinetic energy appear as heat energy. तो किताब पढ़िएगा ना जाकर के, जितना लिखाए थे दिखाए हैं ना सब पढ़ दीजिएगा. आप पढ़ के उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा उसको निकाल लीजिएगा. रुकिए अभी 1 मिनट, रुकिए. तीसरा ये टेम्परेचर है ना, तीसरा टर्म है प्रेशर. अब गैस लिक्विड में जब डिजोल्व करेंगे तो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, है ना. तो एक लाइन तो लिख लो, उसके बाद देखेंगे. तीसरा प्रेशर. solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure or partial pressure applied on the gas, at constant temperature.
यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid directly proportional to partial pressure applied. बाबू है ना, आप सोचो, वो ठंडा वाला बोतल ही सोचो, जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता उसमें सब प्रेशर लगा के सील किया जाता बोतल, है ना, गैस पे प्रेशर लगा के ज्यादा भर दिया जाता है ना। कहता है जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि गैस कंप्रेशन में जाता है प्रेशर लगाने पे। एंड दिस पॉइंट लीड्स फॉरवर्ड टू वन लॉ दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। अगले दिन हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, एगो फॉर्मेलिटी भी बच रहा है, फॉर्मेलिटी ऐसे रोज याद दिलाते रहना है। और सुनिए, संडे को क्लास होगा, आप लोग सोने के चक्कर में नहीं रहिए। आप सोचिए कि आपको 6-7 महीना ही पढ़ना है, ये चौथा महीना खत्म होने को है, दिसंबर में सिलेबस खत्म होना होता है, तो आप अचानक से प्रेशर में आ जाते हैं 1-2 महीने। अभी संडे को भी सूतिएगा आप लोग, यही वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, है ना, सॉल्यूशन ही पढ़ाएंगे। इक्विलिब्रियम को एक अलग क्लास 9 से 11 में के बाद लगा देंगे, वो हम करेंगे। पहले तो ये जो 12 चल रहा है उसको तो कंटिन्यू फॉर्मेट में ले आए। नहीं, डेली की बात नहीं कर रहे, हम संडे की बात कर रहे हैं। आए, हाँ, हर संडे की ही बात कर रहे हैं, है ना। मतलब संडे को आने के लिए पहले प्रेरित कर रहे हैं आप लोगों को। जो आप दिमाग में सोचते रहते हैं ना, आज तो संडे है, ऑफिस गोइंग थोड़े ना है संडे है, तब थोड़ा सा सोचिए। हाँ हाँ, नहीं कहने मतलब अगले दिन बताएंगे, फिर आना है।